आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था आपके यूट्यूब पे जो इलिप्स का चैनल है उस पर आपको लेक्चर 1 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लेक्चर 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता दिया गया है। अब आज हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग का है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटला। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला भी था आप लोगों को, तो आप लोगों ने अपना पीछे का दोनों लेक्चर देखा होगा, और जो लोग पीछे का लेक्चर देखे होंगे उनसे आज जब आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 में जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है चैप्टर 1 में? 3 इवेंट जो पढ़ा था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन, यानी कि पहले था प्री, फिर था फर्टिलाइजेशन और फिर था पोस्ट। इसका आज हम लोग कुछ यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटला, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटला, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटला, ठीक है। तो जैसा कि डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है, आप लोग देखेंगे इस डायग्राम में क्या है कि आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये इतना दूर, ऐसे आप साइड वाइज भी आ सकते हैं, बट ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, फैटी टिश्यू का बना हुआ कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? फैटी टिश्यू। क्या प्रेजेंट होते हैं? फैटी टिश्यू से बने हुए होते हैं, और ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कुशन मतलब आप लोग समझते हैं गद्देदार या तकिया, तो कुशन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस जैसा देखा हम लोगों ने, फैटी टिश्यू है और कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। इस मॉन्स प्यूबिस के ऊपर प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, एंड वो स्किन्स जो होते हैं वो मॉन्स प्यूबिस के ऊपर ही होते हैं। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस यानी कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग प्यूबिक हेयर बोलते हैं, ठीक है। और आप देखिएगा ये व्हाइट कलर का जो मैंने बनाया है, ये व्हाइट वाला जो लेयर बना हुआ है, ठीक है, तो ये व्हाइट वाले के अंदर ये जो पार्ट है ग्रीन कलर से बना हुआ है, तो ये ऊपर का जो ओपनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं क्लिटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस। क्लिटोरिस जो होता है वो अपर जंक्शन पे मिलता है। कहाँ मिलता है? अपर जंक्शन पे मिलता है। और यूरिथ्रल ओपनिंग को, यूरिथ्रल ओपनिंग और लैबिला माइनोरा को का जंक्शन बोलते हैं इसको, मतलब लैबिला माइनोरा जहाँ इंड करेगा और यूरिथ्रल ओपनिंग दोनों जहाँ आकर मिलता है उस पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लिटोरिस, ठीक है। इसके नीचे आते हैं, ये पार्ट आप देख रहे हैं बना हुआ है यहाँ पे ओपन लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा। क्या बोलते हैं? ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा। तो लैबिला मेजोरा देखिए बना हुआ है, लैबिला माइनोरा, ये पार्ट है लैबिला माइनोरा व्हाइट वाला, ये ऊपर की तरफ गया, तो ये दोनों का जंक्शन जो था वो क्या कहलाया? क्लिटोरिस कहलाया। तो क्लिटोरिस के लिए हम लोग बोल सकते हैं very teeny structure that lie at the very teeny structure that lie at the upper junction of labilla minora above the urethral opening, labilla minora above the urethral opening। अब ये ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा है, इसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ वेजाइना, जिसको हम लोग वेजाइनल ऑर्फिस के भी नाम से जानते हैं। ओपनिंग ऑफ वेजाइना को क्या बोलते हैं? वेजाइनल ऑर्फिस भी बोलते हैं। फिर नीचे स्ट्रक्चर व्हाइट कलर का, ये जो व्हाइट बना है एक्चुअली में रेड कलर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइमेन। क्या बोलते हैं? हाइमेन। हाइमेन क्या होता है? एक टीनी लेयर होता है। हाइमेन क्या होता है? एक टीनी लेयर होता है। कहने का मतलब मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर द वेजाइना, मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर द वेजाइना। ये एक मेम्ब्रेन है जो पार्शियली किसको कवर करता है? वेजाइना को कवर करता है। और यहाँ से हाइमेन जो होता है वो सडन फॉल और जॉल्ट के कारण, एक्सरसाइज के कारण, या कोई एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस हो गया, साइकिल बाइसिकल राइडिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, उससे ये हाइमेन रप्चर्ड कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। दैट मीन्स द ब्रेकिंग ऑफ हाइमेन ऐसा बोल सकते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ हाइमेन इज नॉट अ साइन ऑफ वर्जिनिटी। या अगर कोई भी फीमेल वर्जिन है तो जरूरी नहीं है कि उसका हाइमेन जो वो ब्रेक नहीं हुआ हो, ठीक है। मतलब हाइमेन ब्रेक है तो भी वो वर्जिन है, और ब्रेक नहीं है फिर भी वो वर्जिन है, ऐसा कहना मुश्किल है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइमेन के बाद ये जो लास्ट ओपनिंग देख रहे हैं और इसके ऊपर एक ब्लू ये वाला ओपनिंग दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीनियम। क्या बोलते हैं? प्रीनियम। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एनस के बीच का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रीनियम, और उसके नीचे प्रेजेंट होता है एनस, ठीक है। अब देखिए व्हाइट कलर वाला जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये इतना जो ऐसे अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर ये है ये वाला पार्ट, ये रीजन और ये रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं लैबिला मेजोरा। क्या बोलते हैं? लैबिला मेजोरा। क्वेश्चंस आते हैं नीट में, फ्लेसी फोल्ड ऑफ स्किन दैट एक्सटेंड डाउनवर्ड, फ्लेसी फोल्ड ऑफ स्किन दैट एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग। क्या करता है? एंड सराउंडेड द वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। और लैबिला माइनोरा क्या है? ये अंदर वाला पार्ट है, ये जो व्हाइट वाला देख रहे हैं ये वाला, इसके अंदर ग्रीन के अंदर जो व्हाइट वाला है ये है लैबिला माइनोरा, ठीक है।
लैबिला माइनोरा क्या है, दीज आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लैबिला माइजोरा, ठीक है, किसके अंदर, लैबिला माइजोरा के अंदर पेयर फोल्ड ऑफ स्किन, देख रहे हैं ना कि दो लाइन डॉट डॉट बनाए, एक ये बनाया हुआ और एक ये बनाया हुआ है, दो डॉट है, तो पेयर फोल्ड ऑफ स्किन होता है। तो सिंगल फोल्ड ऑफ स्किन होगा तो लैबिला मेजोरा बोलेंगे, और पेयर फोल्ड ऑफ स्किन होगा तो लैबिला माइनोरा बोलेंगे। ओके, ये पार्ट था हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का। आप लोग को किसी को इसमें दिक्कत नहीं होगा, आप बस डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन याद रखोगे कि कौन सा कहाँ मिल रहा है। तो सबसे ऊपर मॉन्स प्यूबिस के ऊपर प्यूबिक हेयर मिलेगा, उसके बाद आएंगे, उसके बाद का ओपनिंग जो होता है वो हमारा कहलाता है क्लिटोरिस। क्लिटोरिस के अंदर जब देखते हैं तो चारों तरफ से डबल फोल्ड स्किन में कवर्ड करता है, वो होता है लैबिला माइनोरा। लैबिला माइनोरा के अंदर ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा होता है, उसके जस्ट बिलो जो है हमारे पास ओपनिंग ऑफ वेजाइना है, जिसको वेजाइनल ऑर्फिस बोलते हैं, और वेजाइनल ऑर्फिस से कनेक्टेड होता है रेड कलर का पार्ट, जिसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं, और हाइमेन के ब्रेक और अनब्रेक से हम वर्जिनिटी को शो नहीं कर सकते हैं। उसके नीचे लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीनियम, और प्रीनियम अटैच्ड होता है एनस से, ठीक है। और इसी जगह पे एक पॉइंट है जहां से हाइमेन है, हाइमेन के पास भी एक लोकेशन होता है, जिस लोकेशन को बोलते हैं ओपनिंग ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड। तो हम लोग जब ग्लैंड देखेंगे वहां पे बताएंगे कि बर्थोलिन ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ओपनिंग ऑफ बर्थोलिन ग्लैंड के बारे में। तो ये था हमारा एक्सटर्नल जेनाइटिला। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिला के बाद हम लोग का पॉइंट आएगा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जिसमें देखेंगे मेमरी ग्लैंड। फीमेल सेक्सुअल सेकेंडरी ऑर्गन में फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जिसमें हम लोग देखेंगे पॉइंट आएगा हम लोगों का मैमेरी ग्लैंड। ये है स्किन, ये जो पार्ट बना है ये है स्किन,
ये है एडिपोज टिश्यू, ये जो लाइन दोनों के बीच में ये लाइन बना हुआ है ये है सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, ये है निपल। इस साइड से जो डायग्राम बना हुआ है पीछे की तरफ से, ये हमारा रिब होता है, ये वाला पार्ट जो है ये रिब का पार्ट है, इसी के अंदर मिलेंगे मसल्स, रिब्स है, रिब्स के बाद क्या अटैच होता है, मसल्स अटैच होता है, ठीक है। अब कुछ डक्ट्स होते हैं, ठीक है, उस डक्ट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। इस पोर्शन पे आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लोब, ठीक है, और ये हमारे डक्ट्स हैं, DUCTS डक्ट्स, ठीक है। अब सब डक्ट्स का अलग अलग नेमिंग होता है वो हम लोग देखेंगे, और इसमें एल्वियोली भी प्रेजेंट, जैसे ऐसा मैंने बताया आप बहुत सारा भी बना सकते हो, इसमें ऐसे करके निकाल के भी बना सकते हैं, ऐसा तो मैंने इस तरीके का ही बनाया है समझने के लिए, इसको बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोलस बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, एल्वियोलस। डायग्राम है, पहले तो डायग्राम को देखिएगा अच्छे से, क्या क्या दिया हुआ है, रिब है, मसल है, और जो ये कनेक्टेड होता है वो लूज से, किससे कनेक्टेड होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से, जो फाइनली इधर वाला जो लेयर होता है, यानी कि मेमोरी ग्लैंड का जो स्किनी लेयर होता है, जो वो फाइनली डिप्स वाले डिस्क है, तो बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, किससे अटैच होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होता है, ठीक है। और सबसे ऊपर जहां अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल, क्या बोलते हैं, क्लेविकल, CLAVICLE। यहाँ पे जैसे वो जिस बोन से अटैच होता है उसको बोलते हैं क्लेविकल, क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोला जाता है। तो मेमोरी ग्लैंड का इतना आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। और अंदर जो खाली जगह होगा, जैसे जो स्पेस दिख रहा है, वो स्पेस जो होता है वो होता है हमारा स्ट्रोमा कहलाता है, क्या कहलाता है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, ठीक है। तो डायग्राम सबसे पहले देखेंगे किसका, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में मेमोरी ग्लैंड का, किसका हम लोग देख रहे हैं, मेमोरी ग्लैंड का। तो मेमोरी ग्लैंड में सबसे पहले तो देखते हैं कि मूवमेंट कैसे कैसे मूव करता है। तो जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, कैसे होता है, तो जितने सारे भी सेवरल मेमोरी डक्ट की बात कर रहे हैं तो वाइडरली ज्वाइन करते हैं मेमोरी एम्पुला में, ठीक है, किसमें ज्वाइन करते हैं, मेमोरी एम्पुला, सब आया और वाइडरली आकर जहां जुड़ा इसको बोलते हैं मेमोरी एम्पुला, क्या बोलते हैं, मेमोरी एम्पुला, ठीक है। और मेमोरी एम्पुला से जब वो मिल जाते हैं, किससे मिल जाते हैं, मेमोरी एम्पुला से जब मिलते हैं तो मेमोरी एम्पुला से मिलने के बाद वो बनाते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि मिल्क को एग्जिट करने में, तो जब फाइनली यहाँ आके मिला, ये जितने सारे भी थे मिल कर गए वो मेमोरी एम्पुला, और यहाँ जब आया तो इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। और फाइनली वहां से मिल्क इजेक्ट होता है और वाया निपल वो आउटवर्ड आता है। तो मूवमेंट कैसे कैसे है, सबसे पहले मेमोरी एल्वियोलस हमने कहीं लिखा है, आप ध्यान से देखोगे तो मेमोरी एल्वियोली के पास मिल्क पहुंचता है, मतलब फॉर्म हुआ, फॉर्म होने के बाद मिल्क सिक्रीट होता है वहां से कैविटी के थ्रू, यहाँ से निकला और जो ये ट्यूब बने हुए हैं उसके थ्रू पास किया, पास करने के बाद वो बहुत सारे एल्वियोली के ओपनिंग में जाते हैं, मतलब जब बना तो बनने के बाद सब ओपनिंग के पास वो पहुंचा मिल्क, उसके बाद वहां से निकलता है तो मेमोरी टिब्यूल यानी कि मेमोरी डक्ट के पास जाता है, जितना सारा भी मेमोरी एम्पुला बना है उसके पास गया, मेमोरी एम्पुला से मेमोरी डक्ट होते हुए वो पहुंचा किसके पास, लैक्टिफेरस डक्ट के पास। तो यहाँ से हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे और इसमें मिलेगा कि जितने सारे भी टिब्यूल्स होते हैं, लोब जो ज्वाइन करते हैं, तो जितने सारे भी लोब जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं उसी को मेमोरी डक्ट या मेमोरी एम्पुला भी हम लोग बोलेंगे। तो मिल्क का सिक्रेशन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट को देखते हैं। तो मेमोरी एल्वियोली, क्या लिखेंगे कि बना मेमोरी एल्वियोली के पास बना मिल्क, मतलब फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये पहुंचा सिक्रीट मिल्क इन देयर ल्यूमेन, अब यहां से निकल के सिक्रीट मिल्क इन देयर ल्यूमेन, यानी कि जो ट्यूब बना हुआ है उसके पास, ल्यूमेन मतलब कैविटी, किसके पास पहुंचा, कैविटी के पास गया, तो मिल्क सिक्रीट होकर पहुंचा कैविटी के पास। उसके बाद वहां से मेनी एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल, क्या लिखेंगे, मेनी एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी टिब्यूल, बहुत सारे जो मेनी एल्वियोली थे ओपन होकर कहां पहुंचे, मेमोरी
टिब्यूल के पास पहुंचे, ठीक है। मेमोरी टिब्यूल के बाद मेमोरी टिब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। मेमोरी टिब्यूल ऑफ each lobe, memory tubule of each lobe join to form memory duct, join to form memory duct। जितने सारे भी मेमोरी टिब्यूल थे वो ज्वाइन किए और ज्वाइन करके क्या फॉर्म किए, मेमोरी डक्ट। अब ये मेमोरी डक्ट जो थे सेवरल मेमोरी डक्ट जितने सारे भी मेमोरी डक्ट थे सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म एम्पुला। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म एम्पुला। जितने सारे भी मेमोरी डक्ट थे उन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके क्या फॉर्म किया, एम्पुला फॉर्म किया। और फाइनली ईच एम्पुला कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस टिब्यूल। ईच एम्पुला connected to lactiferous duct। सारा एम्पुला पहुंचा किसके पास, लैक्टिफेरस डक्ट के पास पहुंचा और उस लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू फिर मिल्क क्या होता है, इजेक्ट होता है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं लैक्टिफेरस डक्ट के बाद क्या होगा, मिल्क इजेक्ट होगा। तो ये फेनोमेनन है, यानी कि ये रिप्स जैसे देख सकते हैं, चेस्ट है तो चेस्ट के पीछे रिप्स है और रिप्स के ऊपर मसल्स वाले पार्ट्स होंगे, ठीक है। अब ये मसल्स वाले जो पार्ट्स है इस मसल्स के चारों तरफ मिलेगा हम लोग को एडिपोज टिश्यू और हर एडिपोज टिश्यू के बीच में हम लोग को मिलेगा क्या मिलेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर ट्यूब मिलेंगे, एल्वियोली मिलेंगे। तो एल्वियोलस हो गया, तो फॉर्मेशन हुआ सबसे पहले किसका, मेमोरी एल्वियोलस का। वो मेमोरी एल्वियोलस जो होगा वो मिल्क को सिक्रीट करेगा और सिक्रीट करके पूरे को भेजेगा किसके पास, मेमोरी टिब्यूल के पास, यानी कि आगे के डक्ट के पास भेजेगा। मेमोरी टिब्यूल से वो जो है बहुत सारा मेमोरी टिब्यूल आएगा और आगे आकर मिलेगा और बनाएगा मेमोरी डक्ट। तो मेमोरी ये डक्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। ये सारे सेवरल मेमोरी डक्ट्स जो है आगे आकर किससे ज्वाइन करेंगे, हमने लिखा था मेमोरी एम्पुला, इसी को बोलते हैं एम्पुला से ज्वाइन करेंगे। और वो सारे एम्पुला फाइनली किस फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, लैक्टिफेरस डक्ट। और यहीं से मिल्क का इजेक्शन होगा और वो इजेक्ट होता है भाया निपल, ठीक है। ये था हम लोग का मेमोरी ग्लैंड फीमेल। डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन अगर याद रहेगा तो कौन क्या फॉर्म कर रहा है, अगर इतना नहीं भी ध्यान में रखना है तो आप देख सकते हैं कि जितने सारे भी हम लोग नॉर्मली डायग्राम देखेंगे कि लोब है, क्या बना रहे हैं, जो लोब बना रहे हैं तो लोब यहीं से बन रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यही इसका लोब है, ऐसे बना देते हैं याद रखने के लिए। तो लोब है, लोब से फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, अब मिल्क का फॉर्मेशन। वो पहुंचा एल्वियोलस के पास, एल्वियोलस के पास वो पहुंचा डक्ट के बाद। अब डक्ट पूरा है तो हम डक्ट को डिफाइन कर दिए हैं। स्टार्टिंग में डक्ट मिलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेमोरी एम्पुला बोलेंगे और फाइनली ज्वाइन कर देंगे तो क्या बोलेंगे, लैक्टिफेरस डक्ट बोलेंगे। तो मेमोरी ग्लैंड का रिप्रेजेंटेशन यही था। कुछ पॉइंट्स है जो हम आपको अभी बोलेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो फाइनली पूछेगा लैक्टिफेरस डक्ट इमर्ज इनटू, तो क्या आंसर होगा, निपल। लोब्स जितने सारे भी हैं वो किससे बने हुए, ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड से बने हुए हैं। जितने सारे भी लोब्यूल्स मिलेंगे वो ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड से मिले हैं, ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड। तो ऑल लोब्स आर फॉर्म्ड बाय ट्यूबुलर एल्वियोलर ग्लैंड, ओके। अब आया कि जो भी मिल्क कंटेन करेंगे तो मेमोरी एल्वियोली जो होगा वो क्या करेगा, मेमोरी एल्वियोली लाइंड विथ मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल, मेमोरी एल्वियोली लाइंड विथ मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल, यानी कि मिल्क प्रोड्यूस करने वाले सेल जो होंगे उसी के पास कौन मिलेगा, आपका मेमोरी एल्वियोली मिलेगा। क्लियर, इतना सारा पॉइंट था मेमोरी ग्लैंड के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग के पास पॉइंट आएगा गैमेटोजेनेसिस। यहीं से हम आप लोग को बोले थे अभी कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाले पॉइंट को दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे है आपका मेमोरी ग्लैंड, अब यहाँ से देखेंगे हम लोग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में हम लोग देखते हैं पढ़े थे पहले से, गैमेटोजेनेसिस में दो होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस।
स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म यानी कि ये प्रोसेस होगा मेल में, और ओजेनेसिस होगा ओवम, ये प्रोसेस होगा हमारा फीमेल में। तो हम लोग इसके फॉर्मेशन को देखना है कि कैसे कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और ओजेनेसिस होता है। तो जैसे ही हम लोग याद कीजिएगा आप लोग, सेमनीफेरस टिब्यूल आप लोगों को बताया गया था, आई थिंक मेरे ख्याल से याद होना चाहिए सेमनीफेरस टिब्यूल। तो सेमनीफेरस टिब्यूल जो आपको बताया गया था, तो उसमें बताए थे कि कैसे वो स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन करता है। तो सेमनीफेरस टिब्यूल का डायग्राम फुल लेंथ नहीं बनाएंगे, लेकिन समझने के लिए बनाते हैं ये डायग्राम, ठीक है। नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसल लैमिना। क्या बोलते हैं? बेसल लैमिना। इसको बोलते हैं बेसल लैमिना। ओके, बेसल लैमिना के अकॉर्डिंग हम लोग अब इसके ऊपर बनाते हैं। तो इसके ऊपर अलग अलग सेल बनते हैं, वो हम लोग देखेंगे इसके ऊपर क्या क्या बनेंगे। तो बना रहे हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, अब इस डायग्राम में सबसे पहले हम लोग बनाए कि सबसे नीचे जो सेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ जो सेल है इसको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम। ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। इसको इधर लिखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। ठीक है, अब देखिए स्पर्मेटोगोनियम का जब फॉर्मेशन हो गया तो उसके ऊपर फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मान लेते हैं इसी को, ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद बना इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दो बना हम लोग के पास, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद जो ये अटैच है इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। और ये बना हमारा स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अब ये डायग्राम बन गया है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो बना उसके बाद कहाँ गया? स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद हमारे पास पहुंचा। तो स्पर्मेटोगोनिया हमेशा 2n के फॉर्म में मिलेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n के फॉर्म में मिलेगा, बट सेकेंडरी n के फॉर्म में मिलेगा, स्पर्मेटिड्स n के फॉर्म में होगा, और स्पर्मेटोजोआ भी किस फॉर्म में होगा? n फॉर्म में होगा। तो कौन इसमें से हैप्लोइड है और कौन डिप्लोइड है? तो बेसल लैमेला नीचे का पार्ट हो गया जो टिश्यू बनाया। ठीक है, इसके ऊपर स्पर्मेटोगोनिया होता है जो कि 2n में होता है। फिर ये आगे मैच्योर करता है, मैच्योर करके बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, जो कि 2n के फॉर्म में होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि n के फॉर्म में होता है, मतलब हैप्लोइड इन नंबर होता है। और फिर उसके बाद बनाता है स्पर्मेटिड्स जो कि हैप्लोइड फॉर्म में है, और उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है कौन? सर्टोली सेल। यानी कि प्रोटेक्शन देना, मैकेनिकल इंजरी से बचाना और उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना स्पर्मेटिड्स का, इसका काम है सर्टोली सेल का। और नॉरिशमेंट के बाद जो फाइनली सेल बनता है जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। तो ये हम लोग का सेमनीफेरस टिब्यूल में हुआ। कहाँ हुआ? सेमनीफेरस टिब्यूल। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाया। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जब हम लोग इसका देखेंगे पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में, तो ये अलग अलग कैसे फेजेस करते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये 2n के फॉर्म में है, 2n से है, तो आपको हम एक डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको देखेंगे, फिर बाद में हम लोग लेबलिंग करेंगे उसका। फिलहाल समझते हैं।
आप ये देख रहे हैं कि डिवीजन हो रहा है सेल का, एक था, एक से दो बना, दो से कितना बना, चार बना, और अब एक सिंगल किसी का भी ले लेते हैं हम लोग, किसी एक का सिंगल का लेते हैं, ठीक है, दोनों का लेने का हम लोग का जरूरत नहीं है। अब इसको लिए, फिर यहाँ से क्या बना, दो बना, और फिर यहाँ से इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं दो बना, तो यहाँ से फिर ये दोनों भी क्या बनाएगा, दो दो बनाएगा, और रिप्रेजेंट अब करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब सबसे ऊपर जो बना है वो है हमारे पास ये प्यूबर्टी एज में है, कहाँ पे है, एट प्यूबर्टी, कहाँ पे बात कर रहे हैं, एट प्यूबर्टी, ये हम लोग मेल का देख रहे हैं। तो ये सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले आपने देखा था, यहाँ डायग्राम में बना हुआ भी है स्पर्मेटोगोनियम, तो सबसे पहले वो हमारे पास है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया का क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया के बाद ये बनाया ये वाला पार्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या बना बाबू, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो आगे जो भी डिवीजन हो रहा है ये सब है। अब ये वाला पार्ट आ गया हमारा, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, वो दो बना, दो से चार बना, चार के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ से प्रोसेस बनना होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, शॉर्ट में लिखा हूँ एस स्पर्मेटोसाइट को, ठीक है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद जो ये चार से बनना, सॉरी चार जो बना वो हो गया प्राइमरी। वन थिंग ये था आपका, यहाँ से स्पर्मेटोसाइट बना, यहाँ से प्राइमरी स्पर्मेटो होगा, क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद बना ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड्स, और फाइनली जो बनता है ये, इसको बना सकते हैं, ये बना, ये वाला आगे जाके ऐसा बनेगा, ये वाला आगे जाकर ऐसा बना, और ये ऐसा बना, तो ये हो गया स्पर्मेटिड्स, और ये हो गया स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया था वो माइटोसिस डिफरेंशिएशन किया। स्पर्मेटोगोनिया क्या किया, माइटोसिस डिफरेंशिएशन, माइटोसिस डिफरेंशिएशन, माइटोसिस डिफरेंशिएशन किया और बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेगा, फर्स्ट पहला है इसलिए फर्स्ट लिखेंगे, मियोटिक डिवीजन, पहला मियोटिक डिवीजन किया तो क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस डिफरेंशिएशन किया तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन किया तो बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा, क्या करेगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। तो ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा तो क्या बनाया, स्पर्मेटिड्स बनाया, और स्पर्मेटिड्स में डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, तो बनेगा स्पर्मेटोजोआ बना, ठीक है। तो इसके पास भी आपके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे, यहाँ भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 प्राइमरी तक देख रहे हैं आप 46 मिल रहा है, ठीक है, प्राइमरी तक क्या मिल रहा है 46, लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 नंबर एंड 23 नंबर। तो यहाँ तक आपको दिख रहा है कि जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हैप्लॉइड फॉर्म में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सॉरी डिप्लॉइड फॉर्म में मिल रहा है, किसे मिल रहा है, डिप्लॉइड फॉर्म, यानी कि 2n फॉर्म में मिल रहा है, और यहाँ से जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हैप्लॉइड फॉर्म में मिल रहा है, यानी कि क्या हो गया, n फॉर्म में हो गया हमारा। तो हम डायग्राम बगल में बनाए, दोनों को मिलाइए, स्पर्मेटोगोनिया को 2n लिखे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को 2n लिखे हैं, लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ को क्या लिखे हैं, n फॉर्म में लिखे हैं। तो ये हमारा अरेंजमेंट है, यानी कि 46 फिर, तो यहाँ तक हम लोग देखें कि मल्टीप्लीकेशन कर रहा था, मल्टीप्लीकेशन यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है लेकिन वो लगातार क्या कर रहा है, नंबर बढ़ा रहा है। लेकिन उसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि रिडक्शन डिवीजन किया। तो हम लोग ऐसे भी पढ़े हुए हैं कि माइटोसिस जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन है, और जो मियोटिक है हमारा क्या है, रिडक्शन डिवीजन है। तो ये दो माइटोसिस और मियोटिक, ठीक है, माइटोसिस और मियोटिक को फॉलो करके हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। इसमें ये तीन फेज को फॉलो करता है। पहला फेज होता है मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज। मल्टीप्लीकेशन किया फिर ग्रोथ किया, और जो लास्ट फेज होता है हमारा उस फेज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मैचुरेशन फेज, और फिर स्पर्मियोजेनेसिस। तो चार हमारा नॉर्मली पूछेगा, इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस।
तो 4 इंपॉर्टेंट स्टेज है, मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा है हम लोग का ग्रोथ फेज, तीसरा है हम लोगों का मैचुरेशन फेज जिसको मियोटिक फेज बोलेंगे, और फोर्थ है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो 4 फेज में डिवाइड करा हम लोगों ने इसको। कौन कौन सा फेज बताया आपको? सबसे पहला मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा देखें हम लोग ग्रोथ फेज, तीसरा देखेंगे मैचुरेशन फेज, और फोर्थ नंबर को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो हम लोग का मल्टीप्लीकेशन फेज और ग्रोथ फेज, 4 फेज का नाम यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। पहला लिखे हम लोग मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन, दूसरा ग्रोथ, और फिर क्या है हमारा ग्रोथ के बाद मैचुरेशन और स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर, ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन फेज को मिलाकर हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। देखिए, अगर मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज को मिलाते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और मैचुरेशन फेज में आएंगे तो मियोसिस 1 यानी कि मियोटिक डिवीजन जो हुआ है, और मियोटिक 1 और मियोटिक 2 को हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, और लास्ट हमारा फेज है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो 4 फेज है, फेज मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस फेज। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब फेजेज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट है उसको देखना है। मियोटिक फेज में आते हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि हम लोग मियोटिक फेज की बात करेंगे तो हमारा इसकी बात होगा, जिसमें किस फॉर्म में मिल रहा है? हैप्लोइड फॉर्म में। लेकिन अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ की बात करते हैं तो किस फॉर्म में मिल रहा है? डिप्लॉइड फॉर्म में। अब स्पर्मियोजेनेसिस पॉइंट को देखिए, स्पर्मियोजेनेसिस पॉइंट को जब आप देखिएगा तो वहां आपके पास आएगा पॉइंट, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन अनस्पेशलाइज्ड स्पर्मेटिड्स। क्या बोला? इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन अनस्पेशलाइज्ड स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। मतलब कि अनस्पेशलाइज्ड स्पर्मेटिड जो किस में कन्वर्ट करता है? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करता है। एक पॉइंट है ध्यान देने का है, ध्यान से सुनेंगे। द मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ और द स्पर्म, द मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ और द स्पर्म finally get detached and is released in the lumen of seminiferous tubule by the process of spermiation। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। तो जब फाइनली कोई भी मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म जो होगा आपका, ठीक है, वो फाइनली डिटैच कर जाएगा और रिलीज करेगा सेमनीफेरस टिब्यूल के ल्यूमेन में, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या होता है हमारा? स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोसाइट के बारे में अगर आपको पूछ दे कि स्पर्मेटोसाइट क्या है तो बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो स्पर्मेटोसाइट में क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज नोन एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है पॉइंट यहाँ तक में? तो ये था हमारा जो हम लोगों ने देखा था आज स्पर्म सेल के बारे में, यानी कि गैमेटोजेनेसिस के बारे में देखा। अब हम लोग बात करेंगे कि डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो 4 हैप्लोइड स्पर्म सेल बनाता है। तो पूछेगा कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो कितना स्पर्म बनाता है? तो 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हमारा 4 स्पर्म बनाता है। तो कैलकुलेटिव वे में भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट है, नोटेड पॉइंट है, आप दिमाग में नोट कर सकते हो, नोट डाउन आप कॉपी में भी कर सकते हो, जहां भी आपको लगे नोट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास नोटेड पॉइंट में क्या याद रखना है कि टेम्परेचर इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। टेम्परेचर इज द वेरी क्रूशियल फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। किसी भी रीजन पे अगर हम जाते हैं, फॉर एनी रीजन, इफ द टेस्टिस फेल टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, स्पर्मेटोजेनेसिस डज नॉट टेक प्लेस एंड लीड टू स्टेरिलिटी। अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी रीजन से फेल कर जाता है टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में जाने से, तो वहां वो स्टेरिलिटी को लीड कर सकता है, मतलब कि बांझ हो सकते हैं मेल, मतलब एबल नहीं होंगे ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। एडल्ट मेल जो होते हैं, एनी एडल्ट मेल एक दिन में करीबन 10.12 टू 10 पर पावर 12 टू 10 पर पावर 13 स्पर्म सेल को रिलीज करते हैं। 10 पर पावर 12 से 10 पर पावर
13, ठीक है, यानी कि आप सोच सकते हैं नंबर में है ये, ठीक है। तो कोई भी एडल्ट मेल जो है अबाउट 10 से पावर 12 से 10 से पावर 13 मिलियन ऑफ नंबर स्पर्म रिलीज कर सकता है, स्पर्म सेल रिलीज कर सकता है एक दिन में, ठीक है। सर्टोली सेल आया था वर्ड यहाँ पे, सर्टोली सेल देखेंगे। सर्टोली सेल जो होगा वो नॉर्मली ये हमारा सर्टोली सेल, ठीक है। तो सर्टोली सेल जो है सिक्रीट एन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एबीपी, एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एक लाइन है, पॉइंट है, दिमाग में रखेंगे। सर्टोली सेल सिक्रीट एन एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दैट कंसंट्रेट टेस्टेस्ट्रॉन इन सेमनीफेरस टिब्यूल, यानी कि क्या बोला कि कंसंट्रेट करेगा। तो सर्टोली सेल के पास कौन सा बाइंडिंग प्रोटीन है? एबीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कंसंट्रेट करता है टेस्टेस्ट्रॉन इन अ सेमनीफेरस टिब्यूल, मतलब कि सेमनीफेरस टिब्यूल में किस टाइप से टेस्टेस्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर? एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हम लोगों का आज देखे जो टॉपिक, उसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग यहां से देखेंगे हार्मोनल कंट्रोल। यहां से हम लोग देखेंगे टॉपिक हम लोग का हार्मोनल कंट्रोल। क्या देखेंगे? हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, या स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, वो GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। वो काम करता है एंटेरियर पिट्यूटरी के ऊपर, ठीक है। एंटेरियर पिट्यूटरी जो होता है वो दो टाइप्स का हार्मोन सिक्रेट करता है, ICSH और LH और FSH। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा ग्लैंड के बारे में, वहाँ पे आप लोगों को मिला होगा ये सारा चीज़, ICSH, LH और ICSH LH जो होता है ल्यूटेंसिनिंग हार्मोन होता है, ICSH इंटरस्ट्रियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है। LH जो होता है वो लीडिंग सेल के ऊपर वर्क करता है। हमने फेरस टिब्यूल में बताए थे इंटरस्ट्रियल सेल जिसको लीडिंग सेल भी बोलते हैं, और दूसरा FSH जो होता है वो सर्टोली सेल के ऊपर काम करता है। लीडिंग सेल जो होता है वो एंड्रोजन लाइक टेस्टेस्टेरोन के ऊपर वर्क करता है, और सर्टोली सेल स्टिमुलेट करता है स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, और इनहिबिट करने वाला हार्मोन भी सिक्रेट करता है। तो दो बात है, ये प्लेन एरो जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को बताता है, और ये डॉट डॉट एरो जो है आपको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को बताता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस GnRH का सिक्रेशन किया, वो स्टिमुलेट किया या वर्क कराया एंटेरियर पिट्यूटरी को, बोला वर्क करने के लिए। एंटेरियर पिट्यूटरी से LH और FSH हार्मोन सिक्रेट हुआ। ये हार्मोन LH हार्मोन किसके ऊपर इफेक्ट डालता है? लीडिंग सेल। जैसे ही LH हार्मोन का लीडिंग सेल के ऊपर इफेक्ट होता है, लीडिंग सेल एंड्रोजन लाइक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और जब FSH सर्टोली सेल के ऊपर अटैक करता है यानी कि वर्क करता है, तो वहां से स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट किया जाता है, जैसे अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था स्पर्मियोजेनेसिस, और साथ में इनहिबिट हार्मोन भी सिक्रेट करता है, ठीक है। तो देखिए एंड्रोजन भी जो है जब एक्सेसिव वर्क होने लगेगा तो एंटेरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को रोकेगा वर्क करने से। क्या करने से? वर्क करने से रोकेगा। और इनहिबिट हार्मोन भी है, वो भी क्या करता है? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म फॉलो करता है, वो भी हाइपोथैलेमस और एंटेरियर पिट्यूटरी को वर्क करने से रोकेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो LH और ICSH जो है, ठीक है, स्टिमुलेट लीडिंग सेल। LH और ICSH स्टिमुलेट लीडिंग सेल, ओके, और इंटरस्ट्रियल सेल एंड सिक्रीट एंड्रोजन लाइक टेस्टेस्ट्रॉन, ओके, दैट इज एसेंशियल फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि एसेंशियल है स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। लेकिन जैसे ही वर्क फाइनल होगा तो ये निगेटिव फीडबैक भी करेगा कि नहीं, स्टॉप कर दिया जाए, इस फंक्शन को रोक दिया जाए, ठीक है। तो नॉर्मली आप बोल सकते हैं या समझ सकते हैं समझने के लिए टॉपिक को कि FSH क्या कर रहा है? FSH जो है आपको स्टिमुलेट कर रहा है सर्टोली सेल को। FSH किसको स्टिमुलेट कर रहा है? सर्टोली सेल को, जो कि डेवलप्ड कर रहा है स्पर्म को यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस को, और साथ में इनहिबिट करने वाला हार्मोन भी सिक्रेट कर रहा है। जो हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको हम लोग पेप्टाइड हार्मोन भी बोलते हैं, इनहिबिन हार्मोन जो है इसको हम लोग पेप्टाइड हार्मोन भी बोलते हैं। पेप्टाइड हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन का नाम क्या है?
पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। जब हम लोग देखेंगे इस पॉइंट को तो यहाँ पे है कि बोथ टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन एंड इनहिबिन हार्मोन exert negative feedback inhibition on the secretion of LH and FSH। LH और FSH के हिंट करने के बाद ये दोनों हमेशा कौन सा इफेक्ट डाल रहा है, निगेटिव। तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में कौन है, एंड्रोजन है और इनहिबिन हार्मोन है, ठीक है। तो ये था हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये हम लोग का मेल का पूरा पार्ट था हार्मोनल कंट्रोल में। अब इसके हार्मोनल कंट्रोल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि राइजिंग लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन सप्रेस द रिलीज ऑफ GnRH। राइजिंग लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन सप्रेस द लेवल ऑफ GnRH। ये पॉइंट एकदम याद रखिए, क्यों, क्योंकि निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कर रहा है और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल राइज करेगा वो GnRH को सप्रेस करेगा। इसके लिए वो एंटेरियर और हाइपोथैलेमस दोनों के ऊपर क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का यूज करेगा। अब यहाँ से आता है हम लोग को देखना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्या देखेंगे हम लोग यहाँ से, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ तक में से, तब फिर हम लोग आगे देखेंगे पॉइंट कि कैसे हम लोग को करना है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखना है। नॉर्मली शुरू से भी आप लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आते हैं तो अगर बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी का भी स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा, जैसे ICSH, LH और FSH का पूछ सकता है, फिर से आपको ABP का पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जब आप लोग बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ सकता है और कैसे पूछ सकता है, इसका थोड़ा बहुत आपको हिंट करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस इन डिटेल। तो ये आपका 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा। लेकिन जैसे ही आप बात करोगे नीट के लेवल की, तो नीट के लेवल में आपसे क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, किससे, स्पर्मेटोजेनेसिस से अगर बात करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस में पूछेगा विच हार्मोन हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में। तो सबसे ज्यादा बेटर जरूरी है कि डायग्राम को स्टडी करें। डायग्राम का हर पॉइंट, ऊपर वाला, नीचे वाला, उसमें कहाँ से एरो हम मूव करा रहे हैं। अब जैसे अभी हार्मोनल कंट्रोल आप लोगों ने देखा, तो हम बताएं कि जो स्ट्रेट एरो है वो पॉजिटिव फीडबैक है और जो डॉट एरो है वो क्या है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो आप एरो को देख के बता सकते हैं कि किसका लेवल अप होगा तो कौन सा मैकेनिज्म करेगा। जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल अप हुआ तो वो क्या किया, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किया, GnRH को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सप्रेस किया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आपको मैं PDF में भेजता हूँ, बाकी आप लोग इसको देखते रहोगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। थैंक यू।